मेरे 3 माह का किराया दो, वरना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर इस पहाड़ी से गिरकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। घनश्याम यह कहकर जैसे ही रामू को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही अजीत वहां आ जाता है और कहता है, अरे घनश्याम भाई, आप रामू के साथ ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। मुझे मेरे पैसे किसी भी कीमत में चाहिए। घनश्याम की बात सुनकर अजीत रामू से कहता है, अरे रामू, तुम घनश्याम के पैसे क्यों नहीं दे देते? अजीत भाई, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आपके पास है तो आप मेरी मदद कर दो। मैं वादा करता हूँ आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। रामू, ये देखो, मेरी जेब एकदम खाली है। अजीत जैसे ही अपनी जेब रामू को दिखाता है, वैसे ही उसकी जेब से एक चमकदार हीरा निकलकर गिर जाता है। अजीत, ये क्या है? अरे अरे घनश्याम भाई, ये मेरा है, मुझे इसे वापस करो। नहीं, अब ये मेरा हो गया। मैंने कहा घनश्याम भाई, ये मेरा है और मुझे ये वापस करो अभी के अभी। अजीत घनश्याम से अपना जादुई हीरा वापस मांगता है, लेकिन वह हीरा छीनकर वहां से भाग जाता है। तभी अजीत रोता हुआ गंगा माँ के पास जाता है। माँ गंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गंगा माँ। मैं आपकी अमानत संभाल नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। भरतपुर नामक राज्य में राजा पृथ्वीराज रहते थे। राजा की एक पुत्री थी जिनका नाम राजकुमारी अश्लोका था। राजा अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वह राजकुमारी का विवाह करके उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। अरे पुत्री, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? पिताजी, महल में रहते रहते मैं उब गई थी, इसलिए सोचा बाहर बागों में थोड़ी चहलकदमी कर लूं। ओह, अच्छा ठीक है पुत्री, जाओ तुम आराम कर लो। राजा की बात मानकर राजकुमारी अपने कक्ष में चली जाती है। तभी मंत्री जी राजकुमारी को जाता देख राजा से कहते हैं, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अरे जी मंत्री जी, कहिए, भला इसमें पूछने की क्या बात है? महाराज, आपको नहीं लगता कि अब राजकुमारी की विवाह की उम्र हो चुकी है? मुझे लगता है कि अब उनका विवाह कर देना चाहिए। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पुत्री को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। तो क्या आप राजकुमारी का विवाह नहीं करेंगे महाराज? अब ऐसा भी नहीं है मंत्री जी, दरअसल मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरी पुत्री को मेरी नजरों से दूर लेकर ना जाए। पर महाराज, ऐसा लड़का मिलना तो मुश्किल है। हाँ मंत्री जी, ऐसा लड़का मिलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। राजा यह कहकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। इधर उसी गांव में अजीत नाम का एक लकड़हारा रहता था। अजीत बहुत ही गरीब और सीधा साधा इंसान था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी बीमार माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। दिन ब दिन माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज मुझे किसी भी कीमत पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करनी है और उन्हें बेचकर माँ का इलाज करवाना है। अजीत अपने मन में यह सोचकर लकड़ियां काटने लगता है। लकड़ियां तो कट गई, अब जल्दी से जल्दी इसे बाजार में बेच आता हूँ। अजीत लकड़ियां उठाकर जैसे ही जंगल से बाहर निकलने लगता है, वैसे ही उसके सामने गिरीश नाम का लकड़हारा आ जाता है। अरे क्या बात है अजीत, आज तो तुमने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। हाँ भाई, कुछ जरूरतें थी, इसलिए मैं इन लकड़ियों को काट कर ले जा रहा हूँ।
अरे सही कहा, जरूरत तो मुझे भी है, लेकिन मेरा मन नहीं है आज लकड़ियां काटने का। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी काटी हुई लकड़ियां ले जाता हूँ। नहीं गिरीश, ऐसा मत करो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मत करो ऐसा गिरीश। जरूरत तो मुझे भी है। गिरीश यह कहकर अजीत से सारी लकड़ियां छीनकर चला जाता है। तभी अजीत उदास होकर कहता है, आज जितनी भी सूखी लकड़ियां थी मैंने वो सब काट ली। अब मैं सूखी लकड़ियां कहाँ से लाऊं भला। अजीत मायूस होकर गंगा के किनारे चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि एक दुष्ट आदमी गंगा के पानी में खेलते हंसों पर पत्थर मार रहा है। अरे तुम इन मासूमों को क्यों मार रहे हो भाई? ओए, तुमसे मतलब मेरा मन कर रहा है, ऐसा करने का तो मैं कर रहा हूँ, समझे? अरे तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम्हें इनके प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं आती? ये भी हमारी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, इनकी भी जान है, इन्हें भी दर्द होता है। अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, समझे? अरे ये बकवास नहीं, और मेरे रहते तुम इन्हें मार नहीं सकते। हाँ। अजीत की बात सुनकर वह आदमी गुस्से से अजीत को पत्थर खींचकर मार देता है, जिससे अजीत जख्मी हो जाता है। अजीत को जख्मी होता देख हंस कहता है, अगर तुम्हें जान लेनी है तो हमारी ले लो, लेकिन ये हमारी जान बचाने आए हैं और तुम इन्हें इस तरह मारोगे, दुष्ट आदमी। नहीं हंस, तुम डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अजीत की यह सब बात सुनकर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह अजीत को गंगा में फेंक देता है। अरे इसे तो गंगा में डूब जाना चाहिए, मगर ये तो पानी की ऊपरी सतह में है। जहाँ वह आदमी अजीत को देखकर हैरान होता है, वहीं अजीत भी खुद को पानी के ऊपर देख हैरान रह जाता है। तभी अजीत उन हंसों की आवाज सुनता है। माँ, आप कहाँ हो? हमें आपकी जरूरत है, आप अभी हमारे सामने प्रकट हो माँ, प्रकट हो। हंस जैसे ही यह बात कहता है, उस गंगा नदी से एक देवी प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम सब परेशान क्यों हो? देवी के पूछने पर हंस उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर गंगा माँ क्रोध में आ जाती है और उस आदमी से कहती है, दुष्ट आदमी, तूने इन मासूमों और इस भले इंसान के साथ ऐसा किया, इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। देवी यह कहकर सबसे पहले अजीत को पानी से निकालती है और कहती है, अब अजीत की जगह मैं तुझे इस नदी में फेंकूंगी, ताकि तू दोबारा किसी और के साथ ऐसा न कर सके। देवी यह कहकर उस दुष्ट आदमी को नदी में फेंक देती है और देखते ही देखते वह आदमी गंगा में समा जाता है। हे देवी, आप कौन हैं? मैं गंगा देवी हूँ और इसी गंगा में रहती हूँ। प्रणाम गंगा देवी, प्रणाम। खुश रहो पुत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी कि आपने मेरी जान बचाई। अजीत, मैं जानती हूँ तुम इसी गांव के एक साधारण से परिवार के रहने वाले हो और लकड़ियाँ काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हो। हाँ? देवी माँ, आपको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है? हाँ, मैं तुम्हें रोज लकड़ियाँ काटते देखती थी और तुम्हारे ऊपर होने वाले अन्याय को भी देखती थी। मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन गंगा के पानी को हाथ लगाए बिना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। और आज न केवल तुमने मेरे पानी को हाथ लगाया, बल्कि मेरे बच्चों की जान भी बचाई। इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। अरे देवी, ये क्या है और इसका मैं क्या करूँगा? अजीत, यह एक जादुई हीरा है। यह जब तक तुम्हारे पास रहेगा, यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रख देगा। क्या ये जादुई हीरा है? पर मैं इसका क्या करूँगा देवी?
अजीत की बात सुनकर गंगा देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। बाकी तुम्हें इस हीरे की कीमत खुद ब खुद पता चल जाएगी, लेकिन याद रहे यह हीरा तुम्हारे अलावा और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। गंगा देवी यह कहकर अपने बच्चों के साथ गंगा नदी में चली जाती हैं, जबकि अजीत हीरा लेकर फिर से लकड़ियां काटने चला जाता है। कुछ देर बाद इस हीरे से भला मुझे क्या फायदा? काश मुझे दोबारा से बहुत सारी लकड़ियां कटी कटाई मिल जाए। अजीत जंगल में खड़ा होकर यह सोच ही रहा था कि देखते ही देखते उसके पास बहुत सारी सूखी लकड़ियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर अजीत बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अरे वाह, ये हीरा तो वाकई बहुत काम का है। वाह वाह। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब अजीत बहुत खुश रहने लगा था। वह एक दिन गांव की पहाड़ी पर घूमने जाता है, जहां वह देखता है कि रामू का घनश्याम से झगड़ा हो रहा है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों लड़ रहे हो आपस में? इस रामू ने मेरा घर किराए पर लिया था, लेकिन अब 3 माह हो गए इसने मुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी, और कुछ दिनों में मेरी बिटिया की शादी है। अब मैं क्या करूं? रामू, ये तो गलत बात है, तुम्हें इसके पैसे दे देने चाहिए। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं है, तुम मुझे जाने दो। देखो रामू, तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल जाते हो। आज किसी भी हालत में मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे यार, नहीं है मेरे पास पैसे। मैं कुछ नहीं जानता। अगर आज मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस पहाड़ी से धक्का देकर तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ। अरे अरे घनश्याम भाई, जब वो कह रहा है कि पैसे दे देगा तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? की बात सुनकर रामू कहता है, अजीत भाई, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आपके पास है तो आप मेरी मदद कर दो। मैं वादा करता हूँ आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। रामू, ये देखो, मेरी जेब एकदम खाली है। अजीत जैसे ही अपनी जेब रामू को दिखाता है, वैसे ही उसकी जेब से एक चमकदार हीरा निकलकर गिर जाता है। अजीत, ये क्या है? अरे अरे घनश्याम भाई, ये मेरा है, मुझे इसे वापस करो। नहीं, अब ये मेरा हो गया। मैंने कहा घनश्याम भाई, ये मेरा है और मुझे ये वापस करो अभी के अभी। अजीत घनश्याम से अपना जादुई हीरा वापस मांगता है, लेकिन वह हीरा छीनकर वहां से भाग जाता है। तभी अजीत रोते हुए गंगा माँ के पास जाता है। इधर राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ। कैसा काम महाराज? मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमारी के लिए इसी गांव के किसी अच्छे इंसान की तलाश करें, जो हमारे साथ इस महल में रह सके। मंत्री जी राजा की बात मानकर गांव में राजकुमारी के लिए वर ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मकान मालिक वह हीरा देखता है और खुद से कहता, अरे वाह, ये हीरा तो बहुत कीमती लग रहा है। मुझे इसके बहुत पैसे मिलेंगे। घनश्याम यह कहकर जैसे ही अपने घर में जाता है, वहां देखता है, अरे इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे तो मैंने आज तक एक साथ नहीं देखे। मगर ये आए कहाँ से? खैर, जो भी है, अब मैं इस हीरे को नहीं बेचूंगा और इन पैसों से ही अपनी बिटिया की शादी करूंगा। घनश्याम यह सोचकर खुशी खुशी उन पैसों से अपनी बेटी की शादी करता और उस हीरे को अपने घर की तिजोरी में रख देता। अरे, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे आम खाने का भी बहुत मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, अब मैं उस हीरे को बेच देता हूँ
और उसमें से कुछ पैसों का आम खरीद लेता हूँ। ठीक है। हाँ। घनश्याम यह सोचकर जैसे ही घर से निकलता है वैसे ही एक आम वाला अपनी पूरी टोकरी लेकर आता है और कहता है, ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए। अरे लेकिन ये आम मैंने तो नहीं मंगवाए। भैया ये तुम्हारे लिए ही है, लो। आम वाला यह कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि घनश्याम ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरी किस्मत इतनी मेहरबान कैसे हो गई। मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। मुझे लगता है जब से मैंने ये हीरा अजीत से लिया है तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। लगता है ये कोई जादुई हीरा है। हाँ। अरे याद आया, मैं तो आज गंगा किनारे सैर पर जाने वाला था, लेकिन ये जादुई हीरा मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। क्या पता कब ये हीरा मुझसे गंगा में गिर जाए। हाँ। घनश्याम यह सोचकर हीरा अपने घर की तिजोरी में रखता है, लेकिन हीरा गलती से उसके कपड़े में अटक जाता है और वह गंगा की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ अजीत के फिर से पहले जैसे हालात हो चुके थे। वह रोज लकड़ियां काट कर थक हार कर गंगा किनारे बैठ जाता और देवी से माफी मांगता। गंगा देवी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दी हुई भेंट नहीं संभाल पाया। वो हीरा घनश्याम मुझसे छीनकर भाग गया। अजीत रोज गंगा किनारे जाकर गंगा देवी से माफी मांगता, लेकिन गंगा देवी पानी से प्रकट नहीं होती। एक दिन अचानक अजीत को याद आता है। अरे याद आया, गंगा देवी ने कहा था जब तक कोई उनके पानी को हाथ नहीं लगाता वो प्रकट नहीं होती। हाँ। अजीत यह सोचकर पानी में हाथ डालकर गंगा देवी से माफी मांगता है। तभी गंगा देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, अजीत, मैंने तुमसे कहा था ना कि वह जादुई हीरा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब वह हीरा उस आदमी के पास चला गया है और वह तुम्हारे हिस्से के सुख उठा रहा है। देवी, मुझे किसी जादुई हीरे की कोई लालच नहीं है। मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। गंगा देवी अजीत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, माफी की कोई जरूरत नहीं है अजीत, तुम एक सीधे और मददगार इंसान हो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे पास वह हीरा दोबारा आएगा, परंतु इस बार वह हीरा तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रख देगा। गंगा देवी यह कहकर दोबारा गंगा में चली जाती है। तभी अचानक वहाँ घनश्याम आता है। अरे अजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? अरे कुछ नहीं भाई, बस थक गया था तो बैठ गया। हाँ, वैसे अजीत सच सच बताओ, वो हीरा तुम कहाँ से लेकर आए थे? क्या तुम्हारे पास उस हीरे के अलावा भी और हीरे हैं? बताओ। घनश्याम और हीरो की लालच में अजीत की तलाशी लेने लगता है। तभी घनश्याम के कपड़ों में अटका वह जादुई हीरा पानी में गिर जाता है। हीरे को गिरता देख घनश्याम पानी में कूदने के लिए जैसे ही पांव डालता है, वैसे ही वहाँ गंगा देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, दुष्ट आदमी, एक तो तुमने अजीत से मेरा दिया जादुई हीरा छीना और अब इस सीधे साधे इंसान को तंग कर रहे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देवी यह कहकर घनश्याम को गंगा में फेंक देती हैं। दूर खड़े मंत्री जी ये सारा कारनामा देख रहे होते हैं। फिर वह महल जाकर अजीत के बारे में राजा को सब कुछ बताते हैं। महाराज, मैंने एक बहुत सीधा, सच्चा और ईमानदार इंसान राजकुमारी के लिए ढूंढ लिया है। हाँ। अरे वाह मंत्री जी, कौन है वो और इस समय वो कहाँ पर है? मंत्री जी राजा को अजीत के बारे में सब कुछ बताते हैं। अजीत की अच्छाई सुनकर राजा राजकुमारी के साथ अजीत से मिलने निकल पड़ते हैं। इधर गंगा देवी अजीत को उसका जादुई हीरा देकर कहती है, अजीत, अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। देवी माँ, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जैसा आज मेरा विवाह राजा के पुत्री से हो जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा।
अजीत की यह बात सुनकर गंगा माँ भी हंसती हैं और कहती हैं, तुम्हारी यह कामना बस पूरी ही होने वाली है पुत्र। गंगा देवी के इतना कहते ही राजा पृथ्वीराज वहाँ पहुँचते हैं। प्रणाम गंगा देवी। खुश रहिए महाराज। गंगा देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपनी पुत्री राजकुमारी श्लोका का विवाह अजित से कर सकता हूँ? महाराज, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, बस आप अजीत से उसकी इच्छा पूछ लीजिए। अजीत, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करके मेरे राज्य के अगले राजा बनना पसंद करोगे? लेकिन महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी पुत्री के लायक नहीं हूँ महाराज। तुम्हारी यही अच्छाई और ईमानदारी तो मुझे भा गई है। मैं हमेशा से अपनी पुत्री के लिए ऐसा ही वर चाहता था पुत्र। राजा अजीत को किसी गहरी सोच में डूबा देख कहते हैं, गंगा देवी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अजीत, राजा खुद तुम्हारे पास चल कर आए हैं, अब विवाह के लिए हाँ भी कर दो। ठीक है महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप राजकुमारी की इच्छा भी तो पूछ लीजिए। अजीत के हाँ कहने पर राजकुमारी मुस्कुराने लगती है और शादी के लिए खुद भी राजी हो जाती है। फिर धूमधाम से अजीत और राजकुमारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद अजीत भरतपुर राज्य का राजा बन जाता है और हमेशा के लिए राजा पृथ्वीराज के साथ रहने लगता है।